हे एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते यहाँ तक तो ले आए हैं कि पायरूवेट पीडीएच कॉम्प्लेक्स के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम बन चुका है। अब शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी फैक्ट्री टीसीए साइकिल। इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसके नाम से इसको जानते हैं। तीनों नाम से ही ये साइकिल है। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। ये साइकिल होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और याद रखना, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। अब टीसीए साइकिल का पर्पस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं एटीपी बनाना। एक्चुअली में पर्पस एटीपी बनाना नहीं है, मेन पर्पस है एनएडीएच और एफएडीएच2 बनाना, क्योंकि असली एटीपी तो बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेगा। इसलिए टीसीए को हम इलेक्ट्रॉन कैरियर फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। अब साइकिल स्टार्ट कैसे होती है? एसिटाइल कोए के पास 2 कार्बन होते हैं। ये मिलता है ऑक्जेलो एसीटेट से, जिसके पास 4 कार्बन होते हैं, तो टोटल 6। और पहला कंपाउंड बनता है सिट्रेट 6 कार्बन का। इसी वजह से इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब साइकिल घूमती रहती है और धीरे धीरे एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती रहती है। हर स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आउटपुट याद रखो। एक एसिटाइल कोए से क्या मिलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP जो ATP के इक्विवेलेंट होता है, और 2 CO2। ये भी याद रखना। अगर एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोए बनते हैं तो पूरी TCA साइकिल एक ग्लूकोज के लिए डबल चलेगी, यानी 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP और 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल पॉइंट है। अब बात करते हैं सबसे यूनिक एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये नाम याद रखना, क्योंकि TCA के ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस ही एक ऐसा एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। और सिर्फ TCA का एंजाइम ही नहीं, ये बाद में ETC का भी कॉम्प्लेक्स सेकेंड में बन जाता है, यानी डबल रोल। इसी वजह से ये स्पेशल है। अब रेगुलेशन पर चलते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस रेगुलेट होती है, वैसे ही TCA भी रेगुलेट होती है। जब ATP ज़्यादा, NADH ज़्यादा, तो साइकिल स्लो हो जाती है, और जब ADP बढ़ता है तो साइकिल फास्ट हो जाती है। इसमें भी सेम लॉजिक, एनर्जी कम है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अब इसके कुछ फेवरेट इनहिबिटर्स देख लेते हैं। फ्लोरोएसीटेट, ये डायरेक्टली एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता है, पहले बॉडी इसको कन्वर्ट करती है फ्लोरोसिट्रेट में, और फिर फ्लोरोसिट्रेट जाकर ब्लॉक करता है एकोनिटेस, जिससे TCA साइकिल वहीं रुक जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन, याद है ग्लाइकोलिसिस ने NADH दिया, PDH ने भी NADH दिया, और TCA ने भी NADH और FADH2 बना दिए। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन करियर का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेंगे और वहीं मैक्सिमम ATP बनेगी। इसलिए TCA को कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन मत समझना, ये सिर्फ ATP प्रोडक्शन की प्रिपरेशन है। अब तक हम ग्लूकोज को तोड़ना तो सीख चुके हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार बॉडी ग्लूकोज को यूज़ ही क्यों करे? कभी तो फ्यूचर के लिए स्टोर करेगी ना। और बॉडी ग्लूकोज को स्टोर करती भी है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की, जिसमें 2 अपोजिट पाथवे हैं, ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोजन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ग्लाइकोजन बॉडी का स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। प्लांट्स स्टार्च स्टोर करते हैं, हम ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। और ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा 2 जगह मिलता है, लीवर और मसल। लेकिन दोनों का काम सेम नहीं होता है। लीवर का ग्लाइकोजन पूरे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। जब फास्टिंग होती है या मील्स के बीच में गैप होता है, लीवर ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज ब्लड में भेज देता है। मसल ग्लाइकोजन में क्या होता है? मसल बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, ये अपना ग्लाइकोजन सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करता है, ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ ही नहीं करता है। मसल में
ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम ही नहीं होता है। अब आते हैं ग्लाइकोजेनेसिस पर। नाम से ही समझ जाओ, जेनेसिस मतलब बनाना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना। ये प्रोसेस तब होती है जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो, जैसे मील्स के बाद में। सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम इसमें है ग्लाइकोजन सिंथेज। ये ग्लाइकोजन चेन को लंबा करता है। सिंथेज मतलब सिंथेसिस। लेकिन ग्लाइकोजन सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं होता, इसमें ब्रांचेस भी होती है और ब्रांचेस बनाता है ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग का एडवांटेज क्या है? एक ही टाइम पर बहुत सारे एंजाइम्स ग्लाइकोजन को तोड़ या बना सकते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। अब आते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस पर। यह ग्लाइकोजन तोड़ने का प्रोसेस है। जब ब्लड ग्लूकोज कम हो तब ये पाथवे एक्टिवेट होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। नाम याद रखना। स्टूडेंट सिंथेज और फॉस्फोराइलेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंथेज बनाता है और फॉस्फोराइलेज तोड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फॉस्फोराइलेज ब्रांच पॉइंट तक ही ग्लाइकोजन तोड़ सकता है। उसके बाद वहाँ आता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये ब्रांचिंग हटा देता है और फिर फॉस्फोराइलेज फिर से काम स्टार्ट कर देता है। इसलिए ब्रांचिंग और डी ब्रांचिंग दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब रेगुलेशन की बात करें तो ये सब हार्मोन्स से कंट्रोल होते हैं। इंसुलिन इंसुलिन कब रिलीज़ होता है? मील के बाद। ब्लड ग्लूकोज हाई होता है तो इंसुलिन बोलता है ग्लूकोज को स्टोर करो। इसके रिजल्ट में ग्लाइकोजेनेसिस ऑन हो जाती है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑफ। ग्लूकागॉन सेकेंड हार्मोन है। ये फास्टिंग हार्मोन है। ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो ग्लूकागॉन बोलता है ग्लाइकोजन को तोड़ो। इसके रिजल्ट में ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑन हो जाती है और ग्लाइकोजेनेसिस ऑफ। थर्ड आता है इपिनेफ्रिन। ये इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो ये भी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इंक्रीज करता है, स्पेशली मसल्स में। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूडीपी ग्लूकोज। क्वेश्चन आता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के टाइम ग्लूकोज डायरेक्टली यूज़ होता है? तो इसका आंसर है नहीं। पहले ग्लूकोज एक्टिवेट होता है और बनाता है यूडीपी ग्लूकोज। ये एक्टिवेटेड ग्लूकोज डोनर है। इसी फॉर्म में ग्लूकोज ग्लाइकोजन चेन में ऐड होता रहता है। इससे हमें पता चला ग्लाइकोजेनेसिस की एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए की एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सोचो, तुमने 12 से 14 घंटे से कुछ नहीं खाया है, ये फास्टिंग चल रही है या लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज कर रहे हो। अब ग्लाइकोजन स्टोर से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। क्वेश्चन ये है, अब ब्रेन और आरबीसी के लिए ग्लूकोज कहाँ से आएगा? यहीं से शुरू होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाम ही सब कुछ बताता है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बनाना, मतलब न्यू ग्लूकोज को बनाना। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये मेनली लीवर में होती है और थोड़ी बहुत किडनी में भी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स। बिल्कुल नहीं। अगर एग्जैक्ट रिवर्स होता तो एनर्जी की प्रॉब्लम आ जाती और ग्लाइकोलिसिस के इरिवर्सिबल स्टेप्स रिवर्स ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए बॉडी शॉर्टकट यूज़ करती है, जिसे बोलते हैं बाईपास रिएक्शन। कितने इरिवर्सिबल स्टेप्स थे ग्लाइकोलिसिस में? 3, हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 एंड पाइरूवेट काइनेस। तो नेचुरली ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये तीनों रिएक्शंस बाईपास होंगी। बस यही लॉजिक याद रखना। सबसे पहला बाईपास होता है पाइरूवेट से पीईपी बनाना। ये डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए 2 एंजाइम्स लगते हैं। पहला पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये पाइरूवेट को ऑक्सो एसीटेट में बनाता है और इस एंजाइम को चाहिए बायोटीन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा एंजाइम पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज, ये सिंपली पेप्सीके को या ऑक्सोएसिलेट को पीईपी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड बाईपास आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इसको रिवर्स कौन करेगा? इसका आंसर है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये बात याद रखना, ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और ग्लूकोनियोजेनेसिस का फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज।
बाईपास नंबर 3 ये सबसे लास्ट में होता है, जहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में बनाना होता है। इसके लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये एंजाइम लगता है, और ये एंजाइम मेनली लीवर और किडनी में होता है, मसल्स में नहीं। इसी वजह से मसल अपना ग्लूकोज ब्लड में रिलीज़ ही नहीं कर पाता। ये कॉन्सेप्ट हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी देख चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है, रॉ मटेरियल क्या है? बॉडी ग्लूकोज बनाती किससे है? इसके 3 मेजर सोर्सेस हैं। सबसे पहला लैक्टेट। एक्सरसाइज के टाइम मसल्स लैक्टेट बनाती हैं, ये लीवर में आता है और फिर से ग्लूकोज बन जाता है। इसी को बोलते हैं कोरी साइकिल। सेकेंड आता है एलिनिन। मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन करती है, एलिनिन लीवर में आता है और ग्लूकोज बन जाता है, ये है एलिनिन साइकिल। और थर्ड है ग्लिसरॉल। फैट ब्रेकडाउन होने पर ग्लिसरॉल मिलता है, ये भी ग्लूकोनियोजिनेसिस में यूज़ होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या फैटी एसिड से ग्लूकोज बन सकता है? तो इसका आंसर मोस्टली नहीं। इवन चेन फैटी एसिड्स ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। ये फेवरेट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल अलग स्टोरी है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब रेगुलेशन की बात करें, जब फास्टिंग होती है तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? ग्लूकागॉन। ये ग्लूकोनियोजिनेसिस को स्टिमुलेट करेगा और खाने के बाद इंसुलिन बढ़ेगा, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब ग्लूकोज ऑलरेडी है तो नया ग्लूकोज बनाना ही क्यों है। अब बात करते हैं एनर्जी कॉस्ट की। ग्लूकोज बनाना फ्री नहीं है, बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी रिक्वायरमेंट होती है 4 ATP, 2 GTP और 2 NADH। ये नंबर डायरेक्ट याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना। ग्लूकोनियोजिनेसिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे। अब आते हैं 2 ऐसे पाथवे पर जो साइज़ में तो छोटे हैं, लेकिन CSR में इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ी है। पहला है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या HMP शंट, और दूसरा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये दोनों डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस या TCA साइकिल का पार्ट नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के इम्पॉर्टेंट साइड रूट्स हैं। सबसे पहले पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अगर सेल्स को ATP नहीं चाहिए तो ग्लूकोज का क्या करेंगे? हर बार ग्लाइकोलिसिस ही क्यों? कभी कभी सेल्स को ATP से ज़्यादा ज़रूरत होती है NADPH की, और DNA बनाने के लिए राइबोस 5 फॉस्फेट की। इसलिए ग्लूकोज एक अल्टरनेट पाथवे में चले जाता है, जिसे बोलते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसकी लोकेशन बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस की तरह साइटोसोल में होती है। इस पाथवे के 2 मेजर प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला NADPH और दूसरा राइबोस 5 फॉस्फेट। बस ये 2 आउटपुट्स याद रखना। NADPH क्या करता है? ये ATP जैसा एनर्जी करेंसी तो नहीं है, ये मेनली यूज़ होता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में, जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है RBC कंटिन्यूसली ऑक्सीजन कैरी करती है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डैमेज का रिस्क बहुत हाई होता है। उन्हें बचाता कौन है? रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, और GSH को रीजनरेट करने के लिए चाहिए NADPH। यानी अगर NADPH कम हो गया, RBC डैमेज होने लगेंगे। और NADPH कौन बनाता है? PPP का फर्स्ट एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, या सिंपली G6PD। ये पाथवे का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अब G6PD डिफिशियंसी, ये दुनिया की सबसे कॉमन एंजाइम डिफिशियंसी में से एक है। अगर G6PD कम है तो NADPH नहीं बनेगा, और NADPH अगर कम बना तो GSH रीजनरेट नहीं होगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में RBC टूटने लगेगा, जिसके रिजल्ट में हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ये क्लिनिकल कोरिलेशन CSR को बहुत पसंद है। अब दूसरा प्रोडक्ट राइबोस 5 फॉस्फेट, ये कहाँ यूज़ होता है? DNA और RNA सिंथेसिस में। इसलिए रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में PPP काफ़ी एक्टिव होता है। अब चलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पर। यह बहुत इंटरेस्टिंग पाथवे है। प्लांट्स फैट से ग्लूकोज बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? आंसर इसी पाथवे में छुपा हुआ है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंगाई में होती है, लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट होती है। डिफरेंस क्या है?
टीसीए साइकिल के कंपेयर में अगर देखें तो इस पाथवे में दो स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेस। ये एंजाइम्स नॉर्मल टीसीए में नहीं होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? नॉर्मल टीसीए में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है कार्बन, लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में कार्बन को कंजर्व करता है। इसी वजह से प्लांट्स एसिटाइल कोएज से नेट ग्लूकोज बना पाते हैं। एनिमल्स ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल मॉडिफाइड टीसीए साइकिल है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।